नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ड्यू एजुकेशन में। और दोस्तों, आज इस सेशन में हम कवर करेंगे अपनी सीरीज़ की वीडियो पार्ट नंबर 3। अभी तक जिन्होंने भी हमारी सीरीज़ की वीडियो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए और हमारी इन वीडियो को देखिए। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि भारत में संग्रहालय द्वारा अपनाई गई विभिन्न संग्रह विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो जो संग्रहालय मुख्य रूप से विशिष्ट आवश्यकता, प्रकार व प्रकृति के अनुसार वस्तुओं को एकत्र करते हैं। जो संग्रहालय होते हैं ना, जब वो किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें कहीं से कॉल आता है या कुछ ऐसी नई चीज़ें मिलती है ज़मीन के भूभाग से, जो एक इम्पोर्टेंट होती है, इसमें की अपनी एक पहचान होती है। तो जो संग्रहालय होते हैं उन चीज़ों को वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनकी रूप प्रकृति करते हैं कि हाँ उनकी इम्पोर्टेंस है या नहीं, जब भी उन चीज़ों का वो संग्रह करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संग्रह करने की विधियाँ हैं जो संग्रहालय अपने संग्रह करने की विधि के रूप में काम लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली है हमारी कौन सी विधि? खरीद यानी परचेस। बड़े बड़े संग्रहालयों में खरीद लगभग हर साल की जाती है और इनमें जो ना 8 परचेज कमेटी आमतौर पर निर्णय लेने में सक्षम होती है। छोटे संग्रहालयों के मामले में छोटे फंड जारी करते हैं, जहां वर्ष या जब धन उपलब्ध होता है तब उन चीज़ों का संग्रहण किया जाता है। छोटे संग्रहालयों में डायरेक्टर निर्णय लेते हैं कि किन चीज़ों को एक निश्चित मात्रा में खरीदना है। जिन क्षेत्रों में जहां विशेषज्ञों द्वारा कोई किसी चीज़ को खरीदने का मूल्यांकन संभव नहीं होता है, वहाँ निर्देशक द्वारा खरीदने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिली है ज़मीन के भूभाग से, तो जो विशेषज्ञ होते हैं ना, तो उन चीज़ों को देख के ना वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हो सकती है या नहीं, तो उन चीज़ों को वो खरीदने के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। तो उसमें निर्णय कौन लेता है? जो वहाँ का निर्देशक होता है, क्यूरेटर होता है। उस समय वो निर्णय लेता है कि कौन सी चीज़ों को खरीदना है, कितनी मात्रा में। तो आइए अपना अगली जो हमारी विधि है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, अगली विधि है हमारी विनिमय यानी एक्सचेंज। कभी कभी संग्रहालयों के द्वारा किए गए संग्रह से अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं। उन्हें संग्रह में अतिरिक्त वस्तुओं को किसी अन्य संग्रहालयों में एक दूसरे से वस्तुओं को एक्सचेंज या खरीद लेते हैं, या उसे धन से या प्राप्त लेख जो ऑथराइज होता है वहाँ से आयोजित करते हैं। तो इसमें जो मैं बोलूँ एग्जांपल कौन कौन से होते हैं जो वहाँ पर ऑथराइज होते हैं, तो उसमें पहला आता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, दूसरा है गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ म्यूज़ियम। तो जो दोस्तों, कोई भी संग्रहालय किसी चीज़ का संग्रह करता है ना, तो उसमें कोई वस्तु अतिरिक्त हो जाती है, सेम टाइप की वस्तु, तो वो क्या करते हैं, दूसरे संग्रहालयों में एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, या धन या कोई ऑथराइज पेपर के रूप में। तो हमारी दोस्तों अगली विधि है कला खरीद समिति यानी आर्ट परचेज कमेटी। भारतीय संग्रहालयों में एक कला खरीद समिति है जो कोलकाता में है, जो कलाकृति और पुरावशेष को खरीदने के लिए एक कला गठन समिति का गठन किया है। इंडियन म्यूजियम के साथ साथ बड़े म्यूजियम जैसे द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, द सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद, इन जो दोनों में म्यूजियम में है ना, जो न्यू दिल्ली और जो हैदराबाद में, इनमें भी कला खरीद समिति है, यानी किस चीज़ को खरीदना है या किस चीज़ को नहीं। यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी भी मामले को देखने की जिम्मेदार है, वस्तु की प्रामाणिकता से संबंधित भी। यानी जो इसमें यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी यानी इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो उस चीज़ की जो जिम्मेदारी है ना वो कला खरीद समिति लेती है कि प्रमाणिकता करती है वस्तु की, हाँ इसका इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या इससे रिलेटेड है या अपने इतिहास से रिलेटेड है या नहीं है। तो उस चीज़ में जो निर्णय लेती है वो कला खरीद समिति लेती है। तो आइए दोस्तों, अपनी जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो कौन सी है? पैसा या ऋण या लोन। कभी कभी संग्रहालयों का जो संग्रह होता है, यानी जो कभी कभी संग्रहालयों में जो संग्रह करते हैं ना चीज़ें, वो एक विशेष रूप से दान पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो कई संग्रहालय होते हैं वो ट्रस्टी होते हैं। कई मामलों में प्राइवेट कलेक्टर द्वारा संग्रहालय को वस्तु प्रदान की जाती है। यदि किसी संग्रहालय में कोई संग्रह अतिरिक्त है तो वह संग्रहालय उस वस्तु को दूसरे संग्रहालयों में ऋण के रूप में दे सकता है।
वह कम समय या ज़्यादा समय के रूप में भी दे सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपनी अगली विधि कौन सी है। उपहार व दान यानी गॉड ऑफ डोनेशन। कभी कभी एक संग्रहालय का पूरा जो संग्रह होता है ना, विशेष रूप से उपहार या दान से बनाया गया होता है। यानी कोई भी जो संग्रहालय होता है पूरी तरह से उपहार में जो चीज़ें दी गई है उसमें उन चीज़ों को एग्जीबिशन करते हैं। कलेक्टर होता है जो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करता हो, तो वो अपने उसका जब टाइम पीरियड हो रखा होता है तो वो उन चीज़ों को म्यूज़ियम में या कहीं सोसाइटी या कमेटी में संग्रह यानी गिफ्ट के रूप में दे देता है। संग्रह के लिए जिम्मेदार संग्रहालय का पेशावर होता है। वह बात करता है व्यक्तिगत रूप और दान की, जांच पड़ताल करता है, वस्तु की भी जांच की जाती है फिजिकल रूप से, और फिर संग्रहालय की जो कलेक्टर पॉलिसी होती है उनसे, और फिर एक प्रस्ताव कार्ड बनाया जाता है डोनर के लिए धन्यवाद का एक पत्र होता है जो स्वीकृति वस्तु का हिस्सा होता है। इस मामले में इस उपहार से इनकार करते हुए साथ में क्यूरेटर या निर्देश यह तय कर सकता है कि कौन सी वस्तु की पेशकश करनी है। तो इसमें यही बात आपको ध्यान रखनी है, जो पेशावर होता है वो चीज़ों की जांच पड़ताल करता है। जो गिफ्ट ऑफ डोनेशन में भी मिलता है कि ये इनका फिजिकल रूप से या कलेक्टिंग पॉलिसी के हिसाब से ये सेटिस्फाई है हमारे म्यूज़ियम में, ये जो गिफ्ट होता है या डोनेशन कोई देता है। तो कलेक्टिंग पॉलिसी के हिसाब से एक प्रस्ताव भी होता है यहाँ पर डोनर के लिए, जो धन्यवाद का एक पत्र होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये सारी चीज़ें देखभाल कौन करता है? क्यूरेटर करता है कि कौन सी चीज़ों को पेशकश करनी है या नहीं। अगली जो विधि है वो है खुदाई यानी एक्सकवेशन। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जो अतीत के मूल्यवान अवशेष खुदाई से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे उसमें हम कृषि कार्य करते हैं या पाइप बिछाना या चट्टानों का जब निर्माण होता है तो उन चीज़ों में आदि का जब हम अध्ययन या साइट प्रोटेक्शन करते हैं ना, उस चीज़ का करते हुए पुरातात्विक अवशेषों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रिड मेथड का सफलतापूर्वक प्रयोग सर मार्टिन व्हीलर द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना कि इसमें जो संग्रहालय की जो विधि है उसमें खुदाई, उसमें ना ग्रिड मेथड का सफलतापूर्वक प्रयोग करा जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्या होती है ग्रिड मेथड। तो इसका जो उपयोग है वो सर मार्टिन व्हीलर के द्वारा सबसे पहले किया गया है। जो ग्रिड मेथड होती है ना, इस विधि में हम जो साइट होती है, कोई भी साइट जिसका हम अध्ययन करते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ चीज़ें वहाँ से खुदाई में मिली है, तो उस चीज़ का हम साइट प्रोटेक्शन करते हैं। तो जो ग्रिड मेथड से ना उस साइट को हम लघु या छोटे वर्गों में विभाजित कर देते हैं और फिर खुदाई की जाती है, ताकि जो उस समय जो खुदाई के समय बाधा या रुकावट को अलग किया जा सके और संग्रह करने के बाद इनको संग्रहालय में सावधानी में परिवहन के साथ ले जाया सके। यानी आपने दोस्तों अपने फ़ोन में देखा होगा कि जो एक ग्रिड का ऑप्शन आता है, यानी उसमें जो हमारी फ़ोटो आती है जब खींचते हो तो उसमें कॉलम्स बने आ जाते हैं ना, तो वही कॉलम्स का जो प्रयोग है यहाँ पर साइट के प्रोटेक्शन के रूप में किया जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को वहाँ खुदाई करते हैं ताकि, और जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको हम खोदते हैं तो उसमें जो ऊपरी सतह अगर मोटी आ जाती है, कठोर आ जाती है, तो उस जो साइट को वहाँ छोड़ देते हैं और दूसरा जो वर्ग है यानी जो छोटे बॉक्स में विभाजित करा है तो हम उसे दूसरा अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें ये प्रयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों जो खुदाई है इसमें कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है आपको ध्यान रखना है। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, दूसरा है मास स्पेक्ट्रोमीटर और तीसरा है एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। इन सभी जो तीनों यंत्र हैं इनका उपयोग किया जाता है किसी चीज़ की मतलब ग्रेविटी जानने के लिए। मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ का तो यूज़ किया जाता है, जैसे कोई इसमें लोहा ऐसी कोई अवशेष होता है तो पता चल जाता है उसका मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ से कि हाँ यहाँ कोई लोहे वाली धातु है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मतलब हमें पता चल जाता है कोई भारी चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसा ये सब चीज़ें का यंत्रों का यूज़ करते हैं उस समय। तो दोस्तों आइए हम अगली अपनी विधि देखते हैं। दोस्तों अगली विधि है अभियान यानी एक्सपीडिशन। किसी भी वस्तु का अभियान प्रचार करने से पहले उसका लेखा जोखा रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा कोई संग्रहालय नहीं है जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों की शाखाओं में प्रशिक्षित ना किया गया हो इन चीज़ों को। तो इसमें हम निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार है। तो दोस्तों पहला है कि अभियानों को सही से पहचान करना होता है। अगला है दोस्तों क्षेत्र में प्रकाशित और अप्रकाशित का अध्ययन
में सर्वेक्षण करना चाहिए, जिसमें लिखित दस्तावेज या व्यक्तिगत साक्षात्कार होना चाहिए। अगला है दोस्तों, नक्शा, मौसम विज्ञान जैसे भौतिक सुविधाओं का विश्लेषण होना चाहिए और स्थानीय जीव जंतुओं का भी। यानी हम कहीं भी किसी चीज़ का विधियों के द्वारा संग्रह कर रहे हैं किसी वस्तु का खुदाई करके, तो उस चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। हमें नक्शा, मौसम विज्ञान की वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस चीज़ को हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है दोस्तों, इसमें क्षेत्र के काम को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना होता है। सरकार व स्थानीय लोगों के साथ सही तरीके से संबंध स्थापित करना चाहिए। अगला है दोस्तों, इसमें वैज्ञानिकों के प्रति स्थानीय लोगों के सर्वे और उनका जो काम है वो भी देखना चाहिए। कर्मचारी, पेशावर, तकनीकी और कुशल श्रमिकों को इकट्ठा करना होता है। परिवहन, पैकिंग और बैंकिंग की सुविधा का भी इन्हें यहाँ पर सही से उपयोग करना होता है। सभी जो कामों की रिपोर्ट है जो हमने ऊपर आपको बताया, इनकी रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो दोस्तों हमारी अगली विधि क्या है? ट्रोव एक्ट यानी 1878। अब मैं आपको बताऊं 1878 के अधिनियम के अनुसार वस्तुओं का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। यानी 9 साल से ज़्यादा कोई वस्तु मिट्टी में दबी हुई मिले जो विशिष्ट गुणों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध होती है, उन्हें 1878 अधिनियम के अनुसार राज्य संचालित संग्रह को सौंप दी जाती है, जिनका वहाँ संरक्षण व प्रदर्शन करते हैं। यानी जो कोई भी राज्य में संचालित उस समय चल रहा है नए ट्रेंड पे संग्रह, तो उनको सौंप दी जाती है तथा वहाँ पर उनका सर्वे और संरक्षण किया जाता है। आई होप दोस्तों आप सभी को जो आज की हमारी वीडियो है और जो हमने आपको इसमें कंटेंट दिया है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल पे पहली बार आया और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ऐसी नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुँचती रहे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।